हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज से हम अपना 11वां बैच शुरू करेंगे मास्टर डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन कोर्स का। और हम सब टीएस बायोटेक ग्रुप के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़े हुए हैं। तो आज ये ओरिएंटेशन क्लास है और आज मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये कोर्स क्या है, हम लोगों को इस कोर्स की जरूरत क्यों है। सॉरी। हम लोगों को इस कोर्स की जरूरत क्यों है, हम इस कोर्स के दौरान क्या क्या सीखेंगे, ये कैसे हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करेगा, ये होता क्या है और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, और आपको जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो कहाँ से मिल रहा है, उसकी क्या वैलिडिटी है। ठीक है, तो जो ये एमडीएम का कोर्स है, मास्टर डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये मास्टर डिप्लोमा है। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। एमडीएम तो है, लेकिन एमडी से लोग पोस्ट ग्रेजुएट समझते हैं, वो नहीं है। ये कोर्स आपको डॉक्टर लिखने के लिए एंटाइटल नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर आप तभी लिख सकते हैं जब आपने किसी भी मेडिसिन स्ट्रीम में 4 साल का फुल टाइम डिग्री कोर्स किया हो। तो ये कोर्स आपको फायदा क्यों पहुंचाता है और इसकी जरूरत क्यों है, उसको समझने से पहले समझेंगे कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या है और उसका स्कोप क्या है। हम लोग टीएंस बायोटेक ग्रुप के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। टीएंस एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। अब आपने देखा होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स पे लिखा रहता है एक लाइन कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डिटेक्ट, क्योर, डायग्नोस और एंड क्योर एनी डिजीज। ऐसा कुछ लाइन लिखा रहता है। मतलब ये प्रोडक्ट किसी बीमारी की जांच या उपचार के लिए नहीं बना है। ऐसा क्यों लिखा रहता है वो भी बताऊंगा। और अगर वो उसके लिए नहीं बना है तो जब भी हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो क्या बोल के देते हैं? आप हेल्दी रहेंगे, ये एक बात बोलते हैं, और हमारा काम वेलनेस को प्रमोट करना है, वो भी सही है। लेकिन जब आप किसी को कोई प्रोडक्ट देते हैं और अगर आप उससे ये कहने जाएं कि इस प्रोडक्ट से ना तो किसी बीमारी का पता चलेगा, ना ही आप किसी बीमारी से बचेंगे, ना ही कोई बीमारी ठीक होगी, तो आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस का दशा और दिशा क्या होगी? अगर उस प्रोडक्ट पे ऐसा लिखा हुआ है तो क्या वाकई में वो प्रोडक्ट ऐसा है किसी बीमारी को डिटेक्ट, प्रिवेंट या डायग्नोस या ट्रीट करने के लिए नहीं है? ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट से भी बीमारियां ठीक होती है, न्यूट्रास्यूटिकल से भी बीमारियां ठीक होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। क्या डॉक्टर्स कैल्शियम नहीं रिकमेंड करते? क्या डॉक्टर्स आयरन नहीं रिकमेंड करते? क्या डॉक्टर्स प्रोटीन रिकमेंड नहीं करते? क्या डॉक्टर्स जिंक रिकमेंड नहीं करते? क्या डॉक्टर ओमेगा 3 रिकमेंड नहीं करते? बहुत सारे डॉक्टर्स भी सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल बहुत तरह तरह की रिक्वायरमेंट्स में रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स। हमें खाने से पोषण मिलना चाहिए, और खाने से जो पोषण मिलता है उसकी अगर हमारे शरीर में किसी वजह से कमी हो रही है तो उस कमी की वजह से वो पोषण हमारे शरीर के अंदर जो भी रोल निभाता है वो नहीं निभा पाएगा। अब जैसे आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो विटामिन ए के जो रोल है वो पूरे नहीं होंगे, तो उससे होने वाली बीमारियां होने लगेगी। जिंक की कमी है तो जिंक जो रोल हमारे शरीर में निभाता है वो नहीं निभाएगा, तो उससे रिलेटेड बीमारियां होने लगेंगी। तो डेफिनेटली अगर हम सप्लीमेंट की कमी, जो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी को पूरा करना, तो किसी भी कमी को पूरा करना ही सप्लीमेंटेशन कहलाता है। सप्लीमेंट इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। उसको पूरा करने की प्रक्रिया को सप्लीमेंट बोलते हैं। तो हम क्यों नहीं दावा करते कि ये बीमारियों को ट्रीट, प्रिवेंट या डायग्नोस करेगा? क्यों ऐसा लिखा हुआ है हमारे प्रोडक्ट पे? क्योंकि ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, वो सबके लिए है। वो एक अनपढ़ इंसान के लिए भी है, एक पढ़े लिखे इंसान के लिए भी है, एक इंजीनियर के लिए भी है, एक लॉयर के लिए भी है, एक डॉक्टर के लिए। अगर हमारे प्रोडक्ट्स बीमारियों का पता लगाने का, बचाने का या ठीक करने का दावा करने लगे, जैसा कि नॉर्मली मेडिसिन करती है, तो ये मेडिसिन की कैटेगरी में आएगी। और उसको रिकमेंड या प्रिस्क्राइब करने के लिए आपके पास
चिकित्सा से जुड़ी हुई कोई सर्टिफिकेशन तो होनी चाहिए कि भाई आप इस चीज को रिकमेंड करने के लिए, बीमारी से ठीक करने के रिकमेंड करने के लिए आप अधिकृत हैं। तो हमारे पास स्कोप क्या बचता है कि हम इन प्रोडक्ट्स को सेल तो करें, लेकिन ये दावा ना करें। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके साथ अगर हम इन चीजों का कनेक्ट लोगों को ना बताएं, दावा करना लिख के प्रेस्क्राइब करना ही नहीं है, मुंह से भी अगर ना बताएं तो क्या होगा? तो लोग हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे या ध्यान नहीं देंगे। अब ओमेगा 3 है, या मान लीजिए आप किसी को जिंक देते हैं, आप उसको बोलते हैं इससे आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक होगी, हार्मोनल प्रॉब्लम में सुधार होगा। लेकिन सामने वाला सोचेगा कि ये कहने के का अधिकार आपको कैसे है, ये जानकारी आपको कैसे है? ये जानकारी नॉर्मल क्लास में भी पढ़ने से होता है। आपने स्कूल में की पढ़ाई में की होगी कि विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है, विटामिन बी की कमी से ये रोग होता है, विटामिन सी की कमी से ये रोग होता है। टीवी पे प्रचार आता है, गूगल पे पढ़ सकते हैं। लेकिन सामने वाला आपकी बात पे भरोसा क्यों करे? पहला सवाल तो ये। दूसरा, हमारी जो दूसरी कैटेगरी है वो है इक्विपमेंट्स की। जब हम इक्विपमेंट के बारे में लोगों को बताते हैं तो उसके बारे में गहन जानकारी देना, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना और वो वाकई में प्रभावी है ये दिखाना हमारा काम है। इसके अलावा इक्विपमेंट्स का जो प्राइस रेंज है, आप जानते हैं हमारे देश की 70% आबादी की मंथली इनकम हमारे किसी भी इक्विपमेंट की प्राइस से कम है। तो ऐसे केस में हर किसी को ये इक्विपमेंट खरीदने के लिए कह पाना संभव नहीं है। और दूसरा, जब आप एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं और किसी को बोलते हैं कि ये आप इक्विपमेंट ले लो, इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, तो उनके मन में एक संशय रहता है इक्विपमेंट के प्रति। तीसरा रीजन, ये जो कंपनी है ये चाइना ओरिजिन, और ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स भी चाइना से बन के आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज से आते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में आता है। किसी भी टेक्नोलॉजी की आप बात कर लो, अगर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टॉप 3 कंट्रीज में आता है। टेक्नोलॉजिकली हमसे वो लगभग 40 साल आगे इंडिया से टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे वो हेल्थ केयर या मेडिसिन की टेक्नोलॉजी की बात, हमसे वो लगभग 40 साल आगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस चाइना को किस रूप में जानते हैं? सस्ते प्लास्टिक के सामान आते हैं वो चाइनीज होते हैं, सस्ता मोबाइल या दिवाली के झालर या जो सस्ती चीजें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर संख्या जो गरीबों की है, जो रोड साइड पे शॉपिंग करते हैं या जो सस्ते मार्केट में शॉपिंग करने वाले लोग हैं, वो जिस कैटेगरी का सामान शॉपिंग करते हैं वो मैक्सिमम चाइना में बना होता है। क्योंकि वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, वहां पे लेबर सस्ता है और फैक्ट्रीज लगाने के लिए जो कानून है वो थोड़े से सिंप्लीफाइड है। तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत ज्यादा ग्रो किया, और इवन बहुत सारी विदेशी कंपनियां अपना प्रोडक्ट अपने देश में ना बना करके चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो इसकी वजह से वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत लार्ज स्केल पे होता है, और लार्ज स्केल पे होने की वजह से वहां पे प्रोडक्शन सस्ता हो जाता है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो इंडिया में जो ज्यादातर जो लोग कम इनकम ग्रुप के लोग हैं, लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो जब जाते हैं बाजार में और वो सामान खरीदते हैं, वो अपनी इनकम कैपेसिटी के हिसाब से खरीदते हैं, वो कंट्री देख के कभी नहीं खरीदते। वो कंट्री देख के कभी नहीं खरीदते, वो अपनी इनकम के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से खरीदते हैं। और जो सामान उनके पॉकेट को फिट होता है वो मोस्टली चाइना में बना हुआ होता है, क्योंकि चाइना अच्छी क्वालिटी का भी सामान बना लेता है और लोअर क्वालिटी का भी सामान, सस्ता सामान भी बना लेता है। तो आम जनमानस के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि चाइना चाइना केवल सस्ता सब स्टैंडर्ड सामान ही बनाता है, जबकि ये बिल्कुल सच्चाई नहीं। हमारे यहाँ 70% इंडस्ट्रीज चाइना से इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स पे ही चल रही है। हमारे घर में यूज होने वाले अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, 5G 4G, हर चीज में चाइना के कंपोनेंट्स हैं।
हमारे मेट्रो रेलवे में चाइना की चीजें लगी। तो वो हर क्वालिटी का चीज बनाता है। अगर आप उसको एक पेन बनाने के लिए बोलो तो वो 2 रुपए का भी बना देगा, 2 लाख का भी बना देगा। लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल तो वो 2 रुपए वाला खरीदते हैं। तो उनके मन में क्या बसा हुआ है? तो वो भी एक इम्पैक्ट होता है कि लोगों को ट्रस्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जिसको ये सच्चाई नहीं पता है, जिसको ये नहीं सच्चाई पता है कि जो वो मेडिसिन खाते हैं, जो चाहे इंडिया में बनी हो, उसका जो एपीआई है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट जिसको बोलते हैं, वो भी 80% चाइना से ही इंपोर्ट होता है। तो ये सारी चीजें ना पता होने की वजह से लोगों को ट्रस्ट करने में वक्त लगता है। जब उनको पता चलता है कि ये चाइना का बना हुआ सामान है, तो उनको इसकी क्वालिटी पे संदेह होता है। जब वो इस्तेमाल करते हैं तब उनका भ्रम दूर हो जाता है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि वो पहले कुछ दिन इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर भरोसा करके खरीदना चाहते हैं। तो इस वजह से हमें डेमो सेंटर या थेरेपी सेंटर की जरूरत होती है, जहां पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो थेरेपी ले सकें, या जो लोग खरीदने से पहले, खरीदने का डिसीजन लेने से पहले कुछ दिन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो लोग वहां पे डेमो थेरेपी ले सकें। तो ये सारी चीजों के लिए डेमो थेरेपी खोलना होता है। और इन सब चीजों में लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सप्लीमेंट्स रिकमेंड करने में और न्यूट्रास्यूटिकल रिकमेंड करने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन वो रिकमेंडेशन अगर आप किसी डिजीज से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत है। इसीलिए उस पे एक लीगल डिस्क्लेमर लिखा रहता है मेडिसिन के बॉटल के ऊपर। यानी कंपनी ने अपना लीगल पक्ष साफ रखा है कि भैया हमने जो ये प्रोडक्ट बनाया है वो किसी बीमारी के लिए नहीं है। लेकिन आप खुद मन में सोच करके देखो कि जब किसी को आप कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं और उसको आप किसी डिजीज के प्रिवेंशन या क्योर से कनेक्ट ना करें, तो सेल्स की क्या कंडीशन होगी? फिर आप बाकी दूसरे कंपनीज की तरह केवल प्लान बेचते रह जाएंगे कि भाई तुम 2 को ज्वाइन करो, फिर 2 को ज्वाइन करो, पैकेज खरीदो, प्रोडक्ट का क्या करना है तुम जानो। इवन इफ यू से कि आप पैकेज खरीदो, बोलेगा कि मैं 15,000 या 25,000 या 50,000 लगाऊं, तो उसमें लूंगा तो प्रोडक्ट ही, वो प्रोडक्ट मेरे किस काम का, क्यों लूं मैं ये प्रोडक्ट? तो पर्सनल केयर और होम केयर की चीजें तो आप समझा सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट, यू नीड टू कनेक्ट इट विद द डिजीजेज एंड हेल्थ। तो सबसे इंपॉर्टेंस आती है 2 चीजों की, कि आपको इन चीजों की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और किसी तरह का लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए अगर आपके पास सर्टिफिकेशन हो, तो आप किसी भी तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशन से भी सेफ हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आप इमेजिन कीजिए, आपको अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, क्या चाहे वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, क्या आप उससे ट्यूशन पढ़ाना चाहेंगे अपने बच्चों का? आप किसी स्कूल में जाते हैं, वहां का प्रिंसिपल आपसे कहता है बच्चों का एडमिशन यहाँ करा लो, हमारे टीचर्स के पास भले ही कोई डिग्री नहीं है, लेकिन हैं वो बड़े इंटेलिजेंट। तो क्या आप उस स्कूल में एडमिशन कराएंगे? जिसके पास बीएड की डिग्री नहीं है वो भी अच्छा शिक्षक हो सकता है। शिक्षक उस टाइम भी होते थे जब बीएड की डिग्री ही नहीं थी, होते थे ना उस टाइम भी। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आंसर शीट पे लिखा गया था। उनका भी कोई टीचर रहा होगा, उस वो तो बीएड नहीं था। बड़े बड़े जो गुरु हुए हैं, द्रोणाचार्य हुए हैं या चाणक्य हुए हैं, वो बीएड नहीं थे, लेकिन क्या वो अच्छे शिक्षक नहीं थे? लेकिन आज के जमाने में टीचर तो वही बनेगा जो बीएड की डिग्री रखता है या नहीं है? तो बेसिकली जो कोई किसी तरह का डिग्री या सर्टिफिकेशन जो होता है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। जब कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, और आप सब कभी ना कभी गए होंगे, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, वो आपको दवाइयां और टेस्ट लिख करके दे देता है।
आप उससे कोई सवाल नहीं करते, क्यों? क्योंकि आप उसके पास जाने से पहले भरोसा करके गए। क्यों? क्योंकि उसके पास डिग्री। और कोई रीजन होता है? इसलिए सवाल जवाब नहीं करते। लेकिन जब एज ए डायरेक्ट सेलर आप किसी को कोई प्रोडक्ट बताते हैं, तो वो आपसे 36 सवाल करता है। लेकिन वही एक डॉक्टर अगर प्रेस्क्रिप्शन में लिख दे, तो वो कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। फिर तो या तो वो लेगा या नहीं लेगा, सवाल जवाब नहीं। और ज्यादातर चांसेस में लोग लेते ही हैं। तो ये मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे या डॉक्टर जितनी क्रेडिबिलिटी आपकी हो जाएगी, लेकिन एज ए डायरेक्ट सेलर जो क्रेडिबिलिटी है उससे तो बढ़ जाएगी, या नहीं बढ़ेगी? तो ये सारे कुछ फायदे हैं जो ये सर्टिफिकेट आपको देता है। अदरवाइज ये बिजनेस करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ, इस ट्रेनिंग की जरूरत जरूर है, नॉलेज की जरूरत जरूर है। क्योंकि अगर आप किसी को एक मल्टीवाइटमिन भी रेकमेंड करेंगे, तो वो आपसे एक सवाल पूछेगा कि ये मल्टीवाइटमिन क्यों, मैं बाजार से क्यों ना ले लूं, यही ओमेगा क्यों, या ओमेगा क्या करेगा इसमें। आप किसी को चिटोसन रिकमेंड करेंगे, ओपीसी रिकमेंड करेंगे, वो आपसे सवाल पूछ सकता है। तो जानकारी जरूरी है, बिजनेस करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। बस डिग्री आपका या जो जो ये सर्टिफिकेशन है, वो आपका काम आसान बनाएगा। तो आप समझ गए कि आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, जिन लोगों ने सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर किया हुआ है। अब समझते हैं कि मास्टर मास्टर डिप्लोमा तो चलो क्लासिफिकेशन है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इंडिया में भी है। इंडिया में जो तीन मेन स्ट्रीम मेडिसिन है, वो है एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी। इसके अलावा नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्धा, इन सब को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की कैटेगरी में रखा गया है, वैकल्पिक चिकित्सा। लेकिन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बाकी दुनिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। मतलब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का आप यूं समझ लीजिए कि इंडिया के बाहर 80% स्टेक टीसीएम का है। चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज हो, चाइना हो, या यूरोपियन कंट्रीज हो, सेंट्रल यूरोप के देश हो, या नॉर्थ अमेरिका हो, अमेरिका का कुछ भाग, कनाडा, सब जगह टीसीएम पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में और भी चीजें हैं, लेकिन टीसीएम इसका मेन पार्ट है। और टीएन्स के जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें से ज्यादातर प्रोडक्ट, यू कैन से कि 90% प्रोडक्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो टीसीएम है। अब टीसीएम में भी बहुत सारी चीजें, तो हम इस कोर्स में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, पूरा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का कोर्स बहुत लंबा है। आप अगर 4 साल तक पढ़ाई ही करते रहेंगे, तो फिर बिजनेस कब करेंगे, पैसा कब कमाएंगे? या पूरा टीसीएम पढ़ते रहेंगे 4 साल तक, तो आप समझ सकते हैं 4 साल की डिग्री के लिए 8-8 घंटे की क्लासेस होती है डेली। तो वो हम पूरा नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, हम इसमें सीखेंगे क्या, क्योंकि हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है जो शौक से ये कोर्स कर रहा हो। हम सब एक नीड के तहत कर रहे हैं कि हम जो ये टीएन्स का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, उसको कैसे स्मूथली रन कर सके, और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सके, सक्सेसफुल हो सके। तो हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या टीसीएम के उसी पार्ट को सीखेंगे जो टीएन्स से जुड़ा हुआ है, जो टीएन्स प्रोडक्ट बनाता है और जिस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है। तो इसमें हम हमारे ह्यूमन बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन है, उसके संरचना, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लक्षण क्या है, इसके बारे में समझेंगे इस पूरे कोर्स में। जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, लाइक लिवर है, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, ये सारी चीजें कि वो कैसे फंक्शन करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या लक्षण होते हैं, उसको कैसे समझना है। क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि ये हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन भी है, और टीसीएम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत सारी बीमारियां केवल इन ऑर्गन से रिलेट करती है, किसी न किसी तरह से। इसके अलावा हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे एक्यूलाइफ है। एक्यूलाइफ का आप जानते हैं, उसमें दो काम है, डिटेक्ट एंड रिलीफ।
यानी डायग्नोसिस करना, और उस डायग्नोसिस के हिसाब से पॉइंट्स को चूज करना, बीमारियों की पहचान करना, उससे रिलेटेड पॉइंट्स का सिलेक्शन करना, उसकी थेरेपी डिसाइड करना, और उस थेरेपी को सपोर्ट करने के लिए क्या सप्लीमेंट देना है ये डिसाइड करना। तो जब हम एक्यूलाइफ के बारे में सीखेंगे तो ये सब कुछ सीखेंगे कि पेशेंट की कंप्लेन के हिसाब से, क्योंकि आपके पास जो पेशेंट आएगा वो बीमारी नहीं बताए। आपके पास पेशेंट तो आएगा, वो बोलेगा मेरा पेट दुखता है, मेरा सर दुखता है, मेरी आंख दुखती है। कई बार तो पेशेंट ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे आज ही एक पेशेंट मिला, वो बोलता है मेरे पेट में हरड़ गरड़ होता है। अब वो हरड़ गरड़ का क्या मतलब निकालो। तो पेशेंट केवल आपको सिम्टम्स बताएगा। बहुत सारे पेशेंट पढ़े लिखे आएंगे, उनको बीमारी भी पता होती है, बहुत कुछ पता है, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे होंगे, बट एज ए होल पेशेंट आएगा मेरे घुटने में, मेरे घुटना भी नहीं बोलते बोलते मेरे पैरों में तकलीफ है, पैर में दर्द। फिर आपको पर्टिकुलरली पूछना पड़ेगा पैर में कहाँ दर्द है। तो पेशेंट आपको लक्षण बताएगा। अब उस लक्षण के कई वजह हो सकती है, और वो वजह बीमारी। जैसे किसी को बुखार आ रहा है, बुखार तो लक्षण है। बुखार किसी के लंग्स में, चेस्ट में इन्फेक्शन हो, उस वजह से भी आ सकता है। बुखार किसी के लिवर में इन्फेक्शन हो, उस वजह से भी आ सकता है। बुखार बुखार किसी के पेशाब में इन्फेक्शन हो, उस वजह से भी आ सकता है। बुखार किसी के किडनी में इन्फेक्शन हो, उस वजह से भी आ सकता है। बुखार किसी को डेंगू हुआ हो, मलेरिया हुआ, उस वजह से भी आ सकता है। तो आप पता कैसे करेंगे कि क्या है इसको? तो उसके लिए सिम्टम्स के साथ साथ आपको इसकी हिस्ट्री टेकिंग करनी पड़ेगी। तो हम हिस्ट्री टेकिंग भी सीखेंगे इस पूरी ट्रेनिंग में, कि पेशेंट्स की हिस्ट्री कैसे लेनी है, क्या क्या चीजें पूछनी है, क्या क्या चीजें पूछना जरूरी होता है, ये सीखेंगे। आप जब उसके बाद टेस्ट करेंगे, एक्यूलाइफ से टेस्ट करेंगे। आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ना जानते होंगे, तरह तरह के रिपोर्ट्स आप देखते होंगे, एमआरआई रिपोर्ट या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते होंगे। आपने देखा होगा हर रिपोर्ट पे लास्ट में एक लाइन लिखी रहती है, जो रेडियोलॉजिस्ट लिखता है, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, या क्लिनिकल कोरिलेशन रिक्वायर्ड, लिखा रहता है। वो रहता है कि भाई रिपोर्ट तो ये कहता है, लेकिन आपके क्लिनिक में आकर के पेशेंट ने क्या बताया, पेशेंट की क्या कहानी है, उसके साथ इसको रिलेट करो, उसके साथ इसको रिलेट करो, और दोनों को मिला करके निष्कर्ष निकालो कि क्या ट्रीटमेंट करना। केवल रिपोर्ट पे मत जाओ आप। तो आप भी जब एक्यूलाइफ से चेक करेंगे तो एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे कि भाई ये पॉइंट आया, इस पॉइंट पे इतना सेंसेशन आया, इस पॉइंट पे इतना सेंसेशन आया। वो आपको एक आइडिया देगा कि शरीर के अंदर क्या सही चल रहा है, क्या गलत हो रहा है। कई बार ऐसी भी चीजें आपको पता चलेगी जिसका पेशेंट को कंप्लेन नहीं है, वो बीमारी अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि या जैसे कोई किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है पेशेंट को पता ही नहीं हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जो पेशेंट को पता ही नहीं है। तो वो भी आप जब एक्यूलाइफ से चेक करेंगे तो पता चलेगी। लेकिन पेशेंट आपके पास आया घुटने के दर्द की वजह से, आपने चेकअप के दौरान पता चला कि इसको कॉन्स्टिपेशन भी है, तो आपको क्लिनिकल एक्यूलाइफ की चेकअप, हिस्ट्री टेकिंग और क्लिनिकल असेसमेंट में पेशेंट से क्या क्या चेकअप के पॉइंट्स के हिसाब से पेशेंट को क्या क्या पूछना है, कौन से पॉइंट पे सेंसेशन आया तो पेशेंट को क्या पूछना है, बेसिकली पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करनी है, आप जो अपना उसको ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे। क्योंकि ये ट्रीटमेंट इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है। कोई भी इंसान जब किसी चिकित्सक के पास जाता है तो वो उम्मीद करता है कि वो कुछ टेस्ट लिखेगा, खून निकाल करके जांच करवाना होगा, या कोई रेडियोलॉजी टेस्ट लिखेगा, या दवाइयां देगा, सुइयां देगा। लेकिन यहाँ पे आप उसको थेरेपी की बात कर रहे हो, आप सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हो, तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में कोई और इमेज बनी हुई है। तो ये ट्रीटमेंट उसके ऊपर कैसे काम करेगा, ये समझाना भी आपका फर्ज है। जब जब उसको समझ में ही नहीं आएगा,
वो एक ऐसे इंसान के सामने बैठा है जो एक फॉर्मल डॉक्टर नहीं है, जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, और वो कुछ अजीबो गरीब से ट्रीटमेंट बता रहा है। आप दर्द बता रहे हो कमर में, वो चेक किया जा रहा है आपके हाथ पे। आपने बताया सांस भी फूलती है, फिर भी वो हाथ पे ही चेक कर रहा है। दर्द आपके दाहिने हाथ में, वो चेक बाएं हाथ पे कर रहा है, थेरेपी बाएं हाथ पे कर। तो ये सारी चीजें पेशेंट को कंफ्यूज करती है। तो बेसिकली उसको समझाना, केवल बीमारी को समझने के लिए काउंसलिंग या हिस्ट्री टेकिंग या क्लिनिकल असेसमेंट नहीं, पेशेंट को ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना करना भी आपको आना चाहिए कि जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस ट्रीटमेंट में आप क्या अचीव करने वाले हैं, उस ट्रीटमेंट से पेशेंट को क्या हासिल हो, ये भी आपका एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा हमारे और भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे बीसीएम मशीन है, हेड केयर अपरेटस है, और हमारा ब्रेसलेट है। ये कैसे किस तरह से काम करते हैं, किसको क्या फायदा होने वाला है, किस थेरेपी में आप कैसे यूज कर सकते हैं, किन लोगों को नहीं देना है कोई थेरेपी, किस मशीन का इस्तेमाल किस कंडीशन में नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। सप्लीमेंट्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कहाँ पे उसको कैसे यूज करना है। अगर किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत सारी सप्लीमेंट्स हैं, और वो इतने सारे सप्लीमेंट एक साथ लेने में कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है मतलब, या तो बजट के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है, या नंबर के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है, या किसी को बहुत सा मल्टीपल प्रॉब्लम्स की वजह से एक्यू लाइफ के बहुत सारे पॉइंट्स हो रहे हैं, एक दिन में इतना लंबा थेरेपी देना पॉसिबल नहीं है। किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एक्यू लाइफ भी काम कर सकती है, बीसीएम भी काम कर सकती है, तो क्या चीज की थेरेपी प्रेफर करनी है, ये सारे डिसीजंस आपको लेने होंगे। आपके टीम में कोई बंदा जुड़ता है, बिजनेस पर्पज से जुड़ता है, हेल्थ को असाइड करो, वो बोलता है कि मुझे गोल्ड पैकेज से शुरू करना है, मैं अभी केवल गोल्ड ही कर सकता हूं या सिल्वर ही कर सकता हूं, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए। उसको अभी कोई जानकारी नहीं है, तो उसकी और उसकी फैमिली की हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आपको क्या रिकमेंड करना चाहिए उसको। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर समझाई जाए, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो इस कोर्स से ये होना चाहिए कि जब आप इस कोर्स को खत्म करें, तो आप बिना किसी मदद के किसी भी इंसान को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में सक्षम हो, जो आपका प्राइमरी काम है। इन प्रोडक्ट्स के फायदे एक हेल्दी इंसान के लिए क्या है, एक सब हेल्थ की कैटेगरी वाले इंसान के लिए क्या है, वो समझाने में सक्षम हो। एक जो इंसान जिसको कोई हेल्थ इश्यू है, उससे लक्षणों को सुन के उसके हेल्थ कंडीशन को असेस करने में सक्षम हो, एक्यूलाइफ से चेकअप कर सके, सटीक पॉइंट्स पे जा सके, जो वो आपको लक्षण या जो भी पेशेंट सिम्टम्स बताता है या तकलीफ बताता है अपनी, उसके हिसाब से आप एक्यूलाइफ के सटीक पॉइंट्स का चुनाव कर सकें, उसका सही ढंग से चेकअप कर सकें, उसके लिए सही ट्रीटमेंट मोडालिटी डिसाइड कर सकें, और उसको अपनी बात समझा भी पाए, उसके सवालों के जवाब दे पाए, उसको सेटिस्फाई कर। सिर्फ चेकअप कर लेना नहीं, चेकअप के बाद ट्रीटमेंट का डिसीजन ले पाना कि इसको ये थेरेपी इतने टाइम देनी है, ये थेरेपी इतने टाइम देनी है, ये थेरेपी इतने टाइम देनी है, ये थेरेपी नहीं देनी है, ये सप्लीमेंट पहले देना है, ये सप्लीमेंट बाद में देना है, ये सप्लीमेंट नहीं देना है। ये सारी चीजें आप खुद से बिना किसी मदद के डिसाइड करने में सक्षम होने चाहिए। तो आपको ये ट्रेनिंग उस नजरिए से लेनी है। लेकिन इन सबसे बड़ा नजरिया है कि आप एज ए बॉडी, एज ए इंडिविजुअल, और आपकी फैमिली, ये दोनों स्वस्थ रहने चाहिए। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
कि कम से कम आप इतना ज्ञान तो इस कोर्स में जरूर सीख लो कि आप खुद को और अपनी पूरी फैमिली को हेल्दी रख सको, मेडिसिन फ्री लाइफ दे सको अपनी फैमिली। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सारा कुछ हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। हो सकता है एक बार में आपको समझ में नहीं आए, तो अभी भी मैंने इस कोर्स से भी पुराने लोगों को नहीं निकाला है। जिन लोगों ने पहला कोर्स अटेंड किया था उसके भी कुछ लोग अभी इसमें शामिल हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि जिनका ये पहला बैच है और जिनको लगता है कि नहीं मुझे फिर से एक बार करना चाहिए, तो आगे के कम से कम 3 बैच में आपको शामिल होने का मौका दिया जाएगा। जब सीट्स ज्यादा होने लगेंगी और मुझे लगेगा कि नहीं, मैं मुझे 50, अभी 52 हो गए हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि 50 के करीब लोग रखूं, क्योंकि एक ही क्लास में बहुत ज्यादा लोग हों तो उनके सारे डाउट्स क्लियर करना भी पॉसिबल नहीं हो। वैसे तो जूम पैनल की स्ट्रेंथ 100 की है, बट आई डोंट वांट टू रीच एट 100, क्योंकि 100 लोगों में से 10% लोगों ने भी 10 लोगों ने भी डेली अपने डाउट पूछने शुरू किए, तो उसको क्लैरिफाई करने में ही पूरा टाइम निकलेगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो 50 तक का मैंने सीलिंग रखा हुआ है। अभी 52 हो गए, एक दो चार तो आगे पीछे चलता है, लेकिन अगर मान लीजिए ये 60 तक पहुंचने लगेगा तो मैं कुछ लोगों को हटाऊंगा, तो वो पहले बैच वाले हट, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 बैच तक उनको मैसेजेस गए हैं, उन्होंने अटेंड किया नहीं किया ये उनकी चॉइस। फिर उससे भी बढ़ने लगेगा तो दूसरे बैच वाले हटेंगे, फिर उससे भी बढ़ने लगेगा तो तीसरे बैच वाले हटेंगे। तो आपको कम से कम 3-4 बैच अगर आप चाहें तो मौका मिलेगा। ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए, कोर्स की शुरुआत करेंगे। पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।